नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के इस तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। आप पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं, हम पढ़ाने की ओर अग्रसर हैं और हमारी और आपकी दोनों की मंजिल एक ही है। क्या कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षित बनना, लड़ाई झगड़े, ये सब धूम्रपान, ये सब चीज़ों से दूर रहना, कोई एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाना। तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे और किन किन आधारों पर जो संविधान निर्माण प्रक्रिया थी वो चली और उस संविधान निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान कैसे दिया। आइए समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आपको बताएं कि सबसे पहले 1934 में सबसे पहले एम.एन. राय थे, जिन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी इन्होंने एक राय प्रकट की थी कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद में स्वराज्य पार्टी ने 1934 में ही संविधान सभा की मांग की। जब स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग की तो उस समय ये जो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन सब बातों को सुन रही थी और ये भी उस समय इन्हीं के योगदानों में बढ़ चढ़ के सब सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लगे हुए थे। देश को किसी न किसी तरीके से एक संविधान दिलाया जाए, इसके लिए लगे हुए थे। तो स्वराज्य पार्टी और एम.एन. राय की बात को सुनकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 1935 यानी एक साल के बाद में आधिकारिक रूप से उसने संविधान सभा की मांग कर दी। आधिकारिक रूप का मतलब होता है कि लीगली। ये लोग क्या थे, ये सिर्फ मांग कर रहे थे, इनके पास कोई डेविडेंस नहीं था, कोई लीगल प्रूफ नहीं था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की 1935 में। उसके बाद में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया कि जाओ भारत में ये देखो कि वहाँ संविधान सभा का गठन कैसे करना चाहिए और गठन होने के बाद वहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं बननी चाहिए। तो ये जो क्रिप्स मिशन था 1942 में जो आया, इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसके अध्यक्ष थे। ये जो क्रिप्स मिशन आया हुआ था, इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और पेथिंग लॉरेंस, ये सचिव बनाए गए थे। पूरे इस कार्यक्रम के सचिव थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ये नौसेना अध्यक्ष थे। और ये तीनों जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, इन तीनों का जो समूह था वो क्रिप्स मिशन कहलाया। ये 1942 में आया। उसके बाद में इन लोगों ने निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की, 4 साल लग गए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा का गठन किया और इन्होंने बताया कि जो संविधान सभा का गठन होगा ये निर्वाचन के आधार पर होगा, चुनाव के आधार पर होगा। जब इन्होंने ये बताया चुनाव के आधार पर होगा, तो आपको बता दें कि जो उस समय भारत की जनसंख्या थी, अब ये बात आई कि कितने प्रतिनिधि होने चाहिए। तो उन प्रतिनिधियों का निर्धारण करने के लिए ये बताया गया कि 10 लाख जो जनसंख्या होगी, 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख प्रतिनिधियों पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, एक प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा। इस आधार पर ये जो प्रोसेस थी, कैलकुलेशन थी, किया गया और कुल कितने प्रतिनिधि बनाए गए, 389। कुल 389 सीटें बनाई गई। संविधान सभा का आधार बना प्रतिनिधि निर्वाचन। और ये चुनाव जो हुआ था संविधान सभा का, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। ये वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष इसको क्यों कहा गया, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें सामान्य जनता भाग लेती है। अब यहाँ पर भी तो जनता ने भाग लिया, फिर ये अप्रत्यक्ष कैसे हो गया।
आप जरा गौर से देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रतिनिधिक निर्वाचन तो हुआ और ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, वयस्क मताधिकार भी था, आज भी है वयस्क मताधिकार। हम जानते हैं कि 18 साल की अगर उम्र पूरी कर चुका है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो वोट डाल सकता है और उसे ही वयस्क मताधिकार माना जाता है। पहले 21 वर्ष की एज घटा दी गई 18 वर्ष। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये बताया गया था कि शिक्षा एवं संपत्ति, जो लोग शिक्षित थे, बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, जो बहुत अमीर थे, वही लोग वोट दे सकते थे। तो सामान्य जनता भाग नहीं ले पाई, इसीलिए इसको कहा गया कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर क्या हुआ कि उसी समय एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। निर्वाचक मंडल किसे बनाया गया? जो राज्यों की विधान सभाएं होती हैं, राज्यों की विधानसभाओं का प्रयोग निर्वाचक मंडल के रूप में कर लिया गया। इन 389 सीटों का हुआ बंटवारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और अलग अलग देशी रियासतों के भी सदस्य थे, ब्रिटिश भारत के अलग डिपार्टमेंट था। तो इनमें बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कैसे हुआ कि 389 सीटें थीं, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई और 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई। फिर जब 296 सीटें ब्रिटिश भारत को मिली तो इनमें कराया गया चुनाव। इनमें से जो 292 सीटें जो आनी थी, जिनका चुनाव होना था, वो कहाँ से होना था? 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और जो 4 सदस्य थे, ये जो 4 सीटें थीं, ये मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से इनका चुनाव होना था। जब ये चुनाव हो गया तो जब जीत कर सीटें आई तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें उन लोगों को मिली जो कि स्वतंत्र सदस्य थे। लेकिन आपको बता दें कि संविधान सभा के चुनाव में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि इनका जो चुनाव होना था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा होना था। रियासतों के प्रमुख नहीं चाहते थे कि हमारे रियासत का कोई प्रतिनिधि बन जाए ताकि हमारे ऊपर जोर दबाव डाला जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि इस संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। अब क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को 207 जो सीटें, इसमें 207 सदस्यों ने जो भाग लिया, 207 सीटें चुनकर आई, उन्हीं से ये संविधान सभा का गठन किया गया, बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जब ये बैठक बुलाई गई तो केवल 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया, बाकी सदस्य नहीं आए। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं था। तो अचानक सडनली क्या किया गया कि किसी को कुर्सी पर बैठाने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण जो सिन्हा थे, इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। अब उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्थायी और अस्थायी कौन है? तो आप याद रखें कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों से कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1946 को इनका भी चुनाव नहीं हुआ था। इनको निर्विरोध सबकी सहमति के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद में जब संविधान का गठन हो गया, संविधान बन के तैयार हो गया, तो आपको बता दें कि संविधान कैसे बना। बड़ी मुश्किल से बना था, इतनी आसानी से नहीं बना। संविधान बनने में कई बैठकें बुलाई गई, कई अधिवेशन बुलाए गए। तो कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए? कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए। 11 अधिवेशन जब बुलाए गए तो उनमें सलाह मशवरा, जो भी लोग थे उनकी सबकी सलाह ली गई, परामर्श लिया गया कि आम जनता के हित में क्या रहेगा, उन लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं। सब नीतियां तैयार की गई। जब नीतियों का बंडल तैयार हुआ तो उनके लिए कितने अधिवेशन लग गए? टोटल 11 अधिवेशन लगे। कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे।
और इसमें कितने दिन लगे, तो आप दिन याद रखें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो सिर्फ 17 ही दिन थे, लेकिन एक दिन वो जोड़ा गया जब संविधान बन के तैयार हुआ, सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो टोटल दिन हुए वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये मतलब टोटल हो गए। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन पूरा संविधान नहीं लागू हुआ, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये तिथि क्यों चुनी गई, इसके पीछे कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए ये जनवरी में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव एक व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार मतलब कि ये राय देते रहते थे कि कैसी स्थिति है और क्या होना चाहिए। संविधान सभा के जब संविधान बनाया गया, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया, तो देश में महिलाओं को भी शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। महिलाओं को इसलिए शामिल किया गया ताकि ये न लगे कि महिलाएं शामिल नहीं हुई, उनके साथ में अन्याय हुआ। तो कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई? 15 महिलाएं शामिल हुई। नाम आपको बता देते हैं। नाम थे, पहली विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राव, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय और मालती चौधरी, दक्षिणी बेगायोजन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी, अमू स्वामीनाथन। ये कुल 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें एक नाम है सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी, नाम याद रखेंगे। फिर क्या हुआ कि जब ये सब सिस्टम बन के तैयार हुआ, तो सरकारों का गठन करना था। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब? अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को किया गया। उसके बाद इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो इसमें शामिल नहीं हुए। फिर 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया और पूर्ण रूप से गठन किया गया। तब इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसकी कैबिनेट में भाग लिया और कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जिसमें 5 सदस्य थे। 5 मुस्लिम सदस्यों को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो आज के लेक्चर में आपने ये जाना कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे बनी, संविधान सभा और कैसे संविधान सभा के लिए लोगों ने अपनी राय दी और किस तरीके से उनमें महिलाओं का सहयोग रहा। अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपका फ़ायदा हुआ है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उत्साह बढ़ाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कोई भी आपके मन में अगर क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।